हेलो दोस्तों, बात करेंगे दिसंबर 24 नेट का जो एग्ज़ाम 28 फेब को कराया गया है उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे फिजिकल के क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से ले लेते हैं। सॉलिड स्टेट से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन। एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो ये हमें पता है कि 74% होता है और वहाँ पर जो आंसर थे वो पॉइंट समथिंग में गिवन थे और इस उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा था वो था 0.74। अब इसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, देखो यहाँ पर ए टू जेड सब कुछ समझाया नहीं जा सकता है। इसमें हम बेसिकली सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर क्या बन रहा था। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम पूछ रखा था। रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो रिलैक्सेशन टाइम इक्वल होता है 1/k फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड। लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट रेट कांस्टेंट गिवन नहीं थे। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ रखा था, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर मेंशन कर रखा था और ये जो रेट कांस्टेंट है डायरेक्ट गिवन नहीं थे। यहाँ पर इनको निकालने के लिए जो वैल्यूज़ दी थी वो हमें दी थी हाफ लाइफ, टी हाफ दे रखी थी, टी हाफ और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दे रखी थी। और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उससे हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे। रेट कांस्टेंट से हम यहाँ पे जो हमारा टाउ रिलैक्सेशन टाइम है उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये टी हाफ से रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। अगर हमें रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए गिवन था तो 0.693 अपॉन क्या करेंगे टी हाफ, जो इसके लिए टी हाफ गिवन था। ऐसे ही बैकवर्ड के लिए निकालेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ और जो यहाँ पे के एफ और के बी की वैल्यू आएगी उसको इस फॉर्मूले में पुट करके यहाँ से रिलैक्सेशन टाइम निकल जाएगा। देन अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था पॉलीमर से जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको इंट्रिंसिक विस्कोसिटी दे रखी थी। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू दी थी और यहाँ पर के जो कांस्टेंट है के एंड ए इसकी वैल्यू गिवन थी और मास एम भी आपसे पूछ रखा था। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला रहता है ईटा इक्वल के एम वी पावर में ए। यहाँ पर जो दोनों कांस्टेंट है के एंड ए, इन दोनों की वैल्यू गिवन थी और इंट्रिंसिक विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू गिवन थी और हमें मोलर मास निकालना था। तो यहाँ पे मोलर मास कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला मिलेगा ईटा डिवाइड करेंगे के से और यहाँ पे जो ए है डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये जो फॉर्मूला है इस पे वैल्यूज रख के ईजिली वहाँ पे आंसर निकल जा रहा था। ईटा की वैल्यू गिवन थी, के की वैल्यू गिवन थी और जो ए है इसकी वैल्यू लगभग 0.6 दे रखी थी। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से एक क्वेश्चन था। ग्रुप थ्योरी से जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछ रखा था एक्स पोलराइज्ड के हाँ यही था, एक्स पोलराइज्ड के अलोंग, एक्स जो पोलराइज्ड है इसके अलोंग ट्रांजिशन पूछा था। एक्स पोलराइज्ड के अलोंग ट्रांजिशन पूछा था और इसकी सबसे खास बात ये थी, इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल से ऑप्शन गिवन थे। सारे ऑप्शंस में आप ये देखेंगे कि A1 से ट्रांजिशन दिखाया गया था। A1 से ट्रांजिशन दिखाने का मतलब ये होता है कि जो A1 था, A1 वहाँ पे आप देखेंगे तो A1 बिल्कुल क्या है, सिमेट्रिक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मूल्यांकन सिंबल है। तो सिंपल अगर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है तो इसका मतलब अगर एक्स पोलराइज्ड के अलोंग हमसे पूछा है तो जो भी लीनियर कोऑर्डिनेट एक्स है उसके अलोंग जो भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वही हमारा आंसर होगा और वो ही मूल्यांकन सिंबल A1 से उसी मूल्यांकन सिंबल में ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ पर A1 से B1 में ट्रांजिशन हो रहा था और यही हमारा आंसर आ रहा था, क्योंकि B1 की का लीनियर कोऑर्डिनेट अगर वहाँ पे आप चेक करते तो एक्स दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्रुप थ्योरी से ही एक और क्वेश्चन आया था।
ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल था। क्वेश्चन था सिग्मा एंड सिग्मा डैश का प्रोडक्ट पूछा था, सिग्मा और सिग्मा डैश का प्रोडक्ट पूछा था, और ऑप्शन में मेन बात है आइडेंटिटी गिवन नहीं था, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं कि जो सिग्मा है उसको अगर इवन टाइम हम अप्लाई करें, यहाँ पर सिग्मा सिग्मा डैश आ रहा है तो इसका मतलब सिग्मा को 2 टाइम अप्लाई कर रहे हैं, सिग्मा को 2 टाइम अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आती है, जबकि आइडेंटिटी ऑप्शन में गिवन नहीं था। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इसके अलावा क्या आ सकता है, तो अगर मैं कोई भी सिग्मा ले लूँ, मैंने सिग्मा एक्स जेड एंड सिग्मा वाई जेड ले लिया, तो इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप ईजिली पाएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे रीड आउट की डायरेक्शन देखें तो हम इस तरीके से लेते हैं, फिर इसको अगर अप्लाई करने का ट्राई करेंगे एक्स वाई जेड में सिग्मा वाई जेड लगाएंगे, सिग्मा वाई जेड अगर एक्स वाई जेड में लगेगा तो क्या होगा, वाई जेड सेम रहेगा और एक्स का इन्वर्स आ जाएगा, वाई और जेड सेम रहेंगे क्योंकि प्लेन में वाई और जेड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें दूसरा यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, एक्स वाई जेड हमने अप्लाई कर दिया, अब सिग्मा वाई जेड अप्लाई कर दिया, अब हमने अप्लाई करना है सिग्मा एक्स जेड अप्लाई करेंगे तो एक्स सेम रहेगा एज इट इज़ माइनस का ही, और वाई हमारा जो है चेंज हो जाएगा क्योंकि प्लेन जो है एक्स जेड के अलॉन्ग है, तो जेड भी सेम रहेगा। तो अगर यहाँ से यहाँ आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि C2Y आपको ऑब्टेंड हो रहा है। तो ऑप्शन में जो ऑप्शंस गिवन थे वहाँ पर हमें CN दे रखा था जो कि करेक्ट आंसर था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेजिडुअल एंट्रोपी से। क्वेश्चन था 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन था CO गिवन था और हमें CO के साथ गिवन था टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। टेम्परेचर 0 केल्विन मतलब अगर एंट्रोपी निकालोगे तो रेजिडुअल एंट्रोपी हो जाएगी। और यहाँ पर एक मेन चीज़ दे रखी थी 2 मोल के लिए निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो रेजिडुअल एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है SKB ln W। और अगर हम 1 मोल के लिए निकालें, पहले 1 मोल के लिए निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मोल के लिए अगर निकालें तो हमारी जो वैल्यू है वो आएगी R ln W से, R ln W से आएगी। और यहाँ पर W जो होता है वो ओरिएंटेशन होता है। अब ओरिएंटेशन की बात करें तो CO के लिए हमें 2 ओरिएंटेशन मिलेंगे, CO एंड OC। तो यहाँ पर W की वैल्यू 2 रहने वाली है और R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में रहेगी, और आंसर भी उसी में दिया था। तो इन दोनों को डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई कर देना था। ln2 की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, log 2 मल्टीप्लाई विथ 2.303 या, और उसको 8.314 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर जो है वो आपका आ रहा था 5.76 के समथिंग आंसर आ रहा था। ये आपको आंसर में ऑप्शन में गिवन था, और ये ऑप्शन में जो आंसर दिया था इसको आपको टिक नहीं करना था क्योंकि ये 1 मोल के लिए है और हमें 2 मोल के लिए पूछा था, तो इसको मल्टीप्लाई करना था 2 के साथ, और यहाँ पर आंसर आ रहा था 11 पॉइंट समथिंग। तो वो जो आंसर था वो करेक्ट था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक आया था ब्यूटाडाइन के लिए लोवेस्ट एनर्जी पूछ रखी थी। हाँ, ब्यूटाडाइन के लिए लोवेस्ट एनर्जी पूछ रखी थी और वैल्यूज़ कुछ इस तरीके, इसका जो डायरेक्ट आंसर है वही हम यहाँ पे बता देंगे। सारी वैल्यूज़ लगभग ऑप्शन में गिवन थी। तो इसके लिए जो लोवेस्ट वैल्यू है 618, ये जो है आंसर था। और इसके अगर ऊपर की बात करें तो 0.618, फिर उसके बाद 4 होते हैं, एक में डाल लेते हैं, अल्फ़ा माइनस 0.618 हो जाएगा और लास्ट हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 1.618। तो यहाँ पर जो ब्यूटाडाइन है उसका इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। लोवेस्ट पूछ रखा था, या तो हाईएस्ट स्टेबिलिटी पूछी होगी या लोवेस्ट एनर्जी पूछी होगी, जो भी है उसका आंसर यही था। देन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो आयनिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आया था, ये हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। आयनिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन जो हमें गिवन था वो था K3FeCN6। मेरा पेन बहुत गंदा वर्क कर रहा है, इसके लिए आप लोग मेरे को माफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड था इस तरीके से गिवन था, इसको अगर आप खोल के लिखेंगे तो यहाँ पर 3K आएंगे, 3K प्लस और एक आएगा आपके पास FeCN6, ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू थी वो कंसंट्रेशन जो था वो 0.3 गिवन था, 0.3 कंसंट्रेशन था। तो इसका जो कंसंट्रेशन है 1K का 0.3 होगा, तो 3K का जो हो जाएगा 0.3 या 0.03 समथिंग था। यस 0.03, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, इसी तरीके से था, आप लोग देख लेंगे। तो अगर 0.3 होगा तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा ये 0.3 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही आयन है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमारा आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है हाफ समेशन NiZi, Ci लिख सकते हैं इसको, Ci कंसंट्रेशन Zi²। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्व करके जो आंसर मेरे को याद आ रहा है ऑप्शन में वो था 1.8, करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते हैं, ये 0.03 था। यस, इसकी वैल्यू थी 0.03, ये 3 लिख दिया है, इसको देख लेना। 0.03 इसकी वैल्यू थी, यहाँ पर 0.09 आ रहा था और यहाँ पे 0.03, और जो फॉर्मूला है वो हम ये यूज़ करेंगे तो ईजिली आंसर निकल जा रहा था। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वांटम से। क्वांटम से एक क्वेश्चन आया था, आप लोग को याद होगा 3DSHO। 3DSHO से आपको डिजनरेसी निकालनी थी। 3DSHO में आपको क्या थी, डिजनरेसी निकालनी थी, डिजनरेसी निकालनी थी और आपको एनर्जी गिवन थी। ठीक है, तो एनर्जी से डिजनरेसी, पहले तो डिजनरेसी कैसे निकालते हैं। डिजनरेसी को अगर मैं जी से यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो डिजनरेसी निकालने का फॉर्मूला N+1, और इतना खराब चल रहा है, N+1 मल्टीप्लाई विद N+2 एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना था। अब n की वैल्यू कैसे निकलेगी। n की वैल्यू यहाँ पर जो होती है, n की वैल्यू होती है NX प्लस NY प्लस NZ, ये n की वैल्यू होती है। और ये आपको कहाँ से निकालनी पड़ेगी, ये आपको, इसके लिए आपको गिवन था, देखो हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला रहता है, एनर्जी का फॉर्मूला रहता है SHO के लिए, 3DSHO के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है NX प्लस NY प्लस NZ। आपको कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं हर चीज़ बोल रही हूँ, यहाँ पर अगर कुछ मिसिंग हो जा रहा है तो 3/2, क्योंकि जो 1D होता है उसके लिए हाफ होता है, फिर 3 में तीनों प्लस हो जाते हैं तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 3/2 यहाँ पर आंसर आ जाता है। मतलब 3D के लिए 3/2 जो है फॉर्मूले में आ जाता है। और h न्यू, ये एनर्जी की वैल्यू है, और वहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू गिवन थी वो एनर्जी की वैल्यू थी 9/2 h न्यू। अब इन दोनों को अगर आप इक्वल करेंगे तो इन दोनों को इक्वल करके NX प्लस NY प्लस NZ को आप सेम साइड रखेंगे, जिसको मैं n लिख सकती हूँ क्योंकि हमें पता है कि NX प्लस NY प्लस NZ किसके इक्वल होते हैं, n के इक्वल मानते हैं हम। तो इसके जगह मैंने n लिख लिया, और यहाँ पर क्या होगा 9/2 h न्यू से h न्यू कैंसिल हो जाएगा, h न्यू से h न्यू कैंसिल हो जाएगा। 3/2 को मैं इक्वल के अपोजिट साइड भेजूंगी तो 9/2 में से 3/2 को माइनस करेंगे तो आंसर 6/2 आएगा। 6/2 मीन्स होता है 3, यानी कि n की वैल्यू 3 आ गई। अब डिजनरेसी मुझे निकालनी है तो डिजनरेसी के लिए क्या करना पड़ेगा, 3+1 मल्टीप्लाई विथ 3+2 एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आंसर आता 3, 4, 5, 20/2, 20/2 की वैल्यू का आंसर निकालेंगे तो आंसर 10 आएगा। तो डिजनरेसी जो है 10 के इक्वल आ रही थी। अगला क्वेश्चन है
अगले क्वेश्चन पे बढ़े तो अगला क्वेश्चन 10th नंबर का क्वेश्चन होगा हमारा। ये आया था इलेक्ट्रो से एक क्वेश्चन आया था नस्ट इक्वेशन से। यहाँ पर जो जिंक +2 इसका कंसंट्रेशन 0.5 मोल था, 0.5 मोलर था। देन ये कन्वर्ट यहाँ पे हमारा जो कैथोड का काम है वो कर रहा था Ag+, जिसका कंसंट्रेशन 0+1 था, और ये कन्वर्ट हो रहा था Ag में। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमें E0 की 2 वैल्यू दी थी, एक हमें A0 के लिए दी थी। A0 के लिए जो वैल्यू थी -0.76 समथिंग थी, जो कि जिंक वाले के लिए थी। और क्योंकि यहाँ पे एनोड का काम जिंक ही करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कैथोड की भी वैल्यू दी थी। कैथोड की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कैथोड की वैल्यू 0.80 दे रखी थी। यहाँ से मैं E0 निकाल लूँगी तो E0 की वैल्यू आएगी 1.56। 1.56 कैसे आएगी? कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो कैथोड माइनस एनोड करके 1.56 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें निकालना था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई सेल निकालना था। ई सेल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, जिंक 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं तो 2 आ जाएगा। और लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट यहाँ पर ऊपर Zn+2 का कंसंट्रेशन आएगा और नीचे आएगा Ag+ का कंसंट्रेशन। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व होंगे तो एक Ag एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करेगा, एक Ag+ एक इलेक्ट्रॉन देगा। 2 Ag+ की बात करेंगे तो अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमें Ag+ का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ इस जगह पर हम Ag+ का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर मेन चीज़ यही ध्यान रखनी थी, Ag+ का स्क्वायर लेना था। तो इससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था और इसका जो आंसर था वो 1.509 समथिंग आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मो से क्वेश्चन आया था, 11th नंबर का क्वेश्चन हो जाता हमारा। यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस दे रखी थी, मोनो एटॉमिक गैस दे रखी थी। ओ भाई, मोनो एटॉमिक गैस दे रखी थी और मेन चीज़ दे रखी थी रिवर्जिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या दिया था? रिवर्जिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन दिया था। और यहाँ पर जो कंप्रेशन है वो 49.2 लीटर से 24.6 लीटर तक दे रखा था। ये हमारे V1 की वैल्यू हो गई, ये हमारे लिए V2 की वैल्यू हो गई। अब हमें यहाँ पर पूछ रखा था T2, और एक और चीज़ यहाँ पर हमें गिवन थी, P1 गिवन था 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, P1 1 एटमॉस्फेयर गिवन था, मोनो एटॉमिक गैस गिवन थी, 2 वॉल्यूम गिवन थे, और रिवर्जिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन रिएक्शन बता रखी थी। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला हमें T2 अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला हमारा लगेगा T1/T2 V2 अपॉन V1, और इसकी पावर में आता है R/CV। CV की वैल्यू CV की वैल्यू अगर मैं बात करूँ मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.5 R होती है। R से R कैंसिल हो जाएगा, 1/1.5 हमारा V2/V1 की पावर में रहेगा। अब आप बात करेंगे कि यहाँ पर चलो ठीक है, हम T2 निकाल लेंगे V2/V1 को यूज़ करके, लेकिन उसके लिए हमें T1 की वैल्यू भी तो चाहिए होगी। तो T1 की वैल्यू कैसे निकल रही थी? T1 की वैल्यू निकल रही थी हमारी PV = nRT से। PV = nRT से कैसे निकलेगी? P1 रख लेंगे, V1 रख लेंगे, तो T1 की वैल्यू निकल जा रही थी। तो यहाँ से T1 की वैल्यू निकालनी थी, और V2 V1 गिवन था, मोनो एटॉमिक गैस दिया था, तो CV की वैल्यू निकल ही जाएगी। तो यहाँ से आपका T2 नेक्स्ट है, बात करेंगे एक सॉलिड से, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम सॉलिड से एक क्वेश्चन आया था जिनमें R+R- की वैल्यू गिवन थी। इसकी वैल्यू 74 पिकोमीटर समथिंग थी। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। R- की वैल्यू 1534 ये समथिंग ऐसे कुछ थी, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि जो
रेडियस है कैटायन और एनायन, उनकी रेडियस दे रखी थी और यहाँ पर पूछ रखा था कि कौन सी वॉइड बनेगी, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक या ट्राइगोनल। तो ये ऑप्शन में थे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें यूज़ करना था r प्लस अपॉन r माइनस इक्वल r प्लस अपॉन r माइनस निकाल के जो भी आंसर आता उस को हम रेडियस रेशियो जो हम याद किए रहे थे उसकी हेल्प से हम वॉइड निकाल सकते। तो रेडियस रेशियोज क्या होते हैं, रेडियस रेशियो की बात करें तो 0.155 से 0.224 तक जो रेडियस रेशियो है वो रहता है ट्राइगोनल का। ट्राइगोनल जो वॉइड होती है उसके लिए जो रेडियस रेशियो है इसके बीच होगा। अगर ऊपर का आंसर इसके बीच था तो ट्राइगोनल आंसर आता, लेकिन अगर आंसर आपका था 0.2252 0.414 तो यहाँ पर जो वॉइड है वो टेट्राहेड्रल बनती, यानी कि ऊपर वाला जो रेडियस रेशियो है इसके बीच अगर आता तो टेट्राहेड्रल वॉइड आंसर होता। नेक्स्ट है नेक्स्ट अगर 0.415 से 0.732 के बीच अगर आंसर आता तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आंसर देता हमें, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए ये रेशियो रहता है। और लास्ट बात कर लेंगे 0.7321 जो रेशियो है वो रहता है आपका क्यूबिक के लिए, क्यूबिक वॉइड। अगर ये रेशियो आता है तो जो वैल्यू होगी, जो वॉइड होगा वो क्या होगी, क्यूबिक। आगे बढ़ेंगे। पेन जो है बहुत बेकार वर्क कर रहा है, उसके लिए आप लोग मतलब इसको इतना सीरियस मत लेना। नॉर्मल जो चीज़ें हैं मैं बोल भी रही हूँ तो उससे आप इजीली समझ रहे होंगे। बाकी अगला क्वेश्चन देख ले तो 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है हमारा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन आंसर मेरे को याद है। आंसर पहले का आ रहा था अल्फा, फिर देन उसके बाद गामा था, फिर उसके बाद बीटा पार्टिकल था, देन पॉजिट्रॉन था, देन पोजिट्रॉन। ये आंसर मेरे को याद है, यहाँ पर यही आंसर था एग्जैक्ट, मेरे को याद आ रहा है आंसर यही गिवन था। मतलब उसमें पहले शायद कार्बन से जो भी चीज़ बना रखी थी उसमें दो प्रोटॉन कम करके रखे थे और जो मास है वो 4 की वैल्यू से कम किया था। इसका मतलब अल्फा ही आएगा क्योंकि 2He4 होता है। देन अगला जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहे थे, XY Z ऐसे वैल्यूज़ दे रखी थी, उनके लिए अल्फ़ा, गामा, बीटा, पोजिट्रॉन क्या होगा ये पूछा था। ठीक है, फिर उसके बाद एक कार्बन से नाइट्रोजन में मूव कर रहा था, शायद यहाँ पर एक प्रोटॉन बढ़ रहा था, इसका मतलब वो बीटा पार्टिकल वहाँ पे एमिट हो रहा था। और लास्ट में जो है एक कम हो रहा था। तो जब जो पॉजिट्रॉन है वो एमिट होगा तभी कम होगा। तो आंसर मेरे को याद है यही था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कोलॉइड पार्टिकल से क्वेश्चन आया था। कोलॉइड पार्टिकल क्वेश्चन था जो कोलॉइड पार्टिकल्स हैं वो किस फोर्स से स्टेबलाइज होते हैं, किस फोर्स से स्टेबलाइज होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। आई थिंक 4 नंबर में ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो इसका जो आंसर था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक डबल लेयर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक डबल लेयर फोर्स इसका आंसर था। इलेक्ट्रोस्टैटिक डबल लेयर फोर्स इसका आंसर, करेक्ट आंसर था। इसी से जो कोलॉइड पार्टिकल्स हैं वो स्टेबलाइज होते हैं। एक क्वेश्चन आया था कोलॉइड पार्टिकल्स की लेंथ है ऐसे कुछ पूछ रखी थी, उसका आंसर आई थिंक 1 to 100 नैनोमीटर होना चाहिए। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था काइनेटिक्स से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देने वाला हो सकता था। क्वेश्चन था, देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए पूछा था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन पूछे थे और हर ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट दे रखी थी और हर ऑप्शन में 3 स्टेटमेंट को सही बताया था। और एक जो स्टेटमेंट गलत थी वो गलत स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था उसके लिए डिफरेंट स्टेटमेंट थी। फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बी स्टेटमेंट मेरे को याद है। इसमें लिखा था कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का रेट होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये इनकरेक्ट था क्योंकि रेडियो एक्टिव
एलिमेंट्स की बात करें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो रेट होता है वो सिर्फ, देखो टी हाफ तो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का टी हाफ किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, और रेट जो है रेट सिर्फ डिपेंड करता है इसके इनिशियल कंसंट्रेशन पर, या कोई भी कंसंट्रेशन नॉर्मल हम टर्म यूज़ कर सकते हैं। ये जो है अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है। रेट किस पर डिपेंड करता है? रेट डिपेंड करता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करता है रेट। तो ये भी ऑप्शन में था, ये करेक्ट था, लेकिन जो इनकरेक्ट था वो ये था कि यहाँ पर ये जो रेट है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो बी इनकरेक्ट था। तो सही आपके यहाँ पर थे ए, सी एंड डी। ए और डी मेरे को करेक्ट मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है क्या थे। सी आपका ऑप्शन था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, हाँ इस पर करता है। लेकिन बी ऑप्शन था कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की का टी हाफ किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का रेट सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, रेडियो एक्टिव टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये जितने क्वेश्चन मेरे को याद थे वो क्वेश्चंस हैं। आगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का ट्राई करूँगी कि जल्दी वीडियो डाल दूँ। बाकी आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एक दिक्कत ज़रूर आ रही है पेन की, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बाकी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।